हेलो वेलकम गाइस इन माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल से रिलेटेड टॉपिक्स को। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है जैसे कि ये, और इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मैंने नाप लिया है, सपोज करिए ये, और इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को इसी फिक्स्ड पॉइंट के आसपास मैं कॉन्स्टेंटली चारों तरफ 360 डिग्री पर घुमा दूं, तो मेरे पास जो ये लोकस ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स बन के आया है ना, इसे मैं कह देता हूं सर्कल। इस ट्रेजेक्टरी को मैं कह देता हूं सर्कल, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट था जिसके चारों तरफ घूमकर मैंने ये ट्रेजेक्टरी बनाई, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं सेंटर। ये इस सेंटर से जो मैंने फिक्स्ड डिस्टेंस लिया था जिससे ये ट्रेजेक्टरी बन के आई, उस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं रेडियस। और ये जो ट्रेजेक्टरी बन के आई है इसकी जो टोटल कंप्लीट लेंथ होगी उसको मैं कह देता हूं सरकमफेरेंस। सो अब आप जान गए होंगे हम किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, सर्कल के बारे में। सो लेट्स मूव अहेड। सो अब तक आपने जान लिया कि सर्कल में रेडियस जो होता है वो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स एक्सट्रीम आउटलाइन, ठीक है। इस अगर मैं डबल कर दूं तो ये कहलाता है डायामीटर, ठीक है। अब तक आपने जान लिया कि एक सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम कह देते हैं सेंटर, और इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के एक्सट्रीम तक जो डिस्टेंस होता है फिक्स, उसे कह देते हैं रेडियस। अब एक बात बताइए, अगर कोई लाइन सर्कल के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब यही कॉर्ड अगर धीरे धीरे बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड बनेगी, जो सबसे बड़ी लाइन होगी जो सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर। और ये जो डायामीटर होता है ये सर्कल का टाइम्स ऑफ द रेडियस। अब सपोज करिए कि एक लाइन है जो इस सर्कल को जस्ट टच करती हुई जा रही है और ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट P पर। तो इस तरह की लाइन को हम कह देते हैं टेंजेंट। क्या बोल देते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट टू द सर्कल। जहां पर भी ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करेगी उस पॉइंट को अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से मिलाओगे तो वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर एक सर्कल है और कोई एक लाइन आती है और उस सर्कल के एक सिरे से एंटर होकर दूसरे सिरे से निकल जाती है, तो इस तरह की लाइन को हम कह देते हैं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। अब इस सेकेंड के अंदर बनने वाला जो ये एरिया आपको दिख रहा है इसे कह देते हैं हम सेगमेंट। क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। ये सेगमेंट किसी कॉर्ड के अंदर भी बन सकता है, यानी अगर ये ए बी एक कॉर्ड है तो इसके अंदर बनने वाला ये एरिया क्या हो गया? सेगमेंट। ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट। सो ये चीज याद रखिएगा। अब अभी तक हमने देखा कि एक सर्कल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसे हम कह देते हैं सरकमफेरेंस। अब इस सरकमफेरेंस के अगर मैं एक छोटे से हिस्से की बात करूं, सपोज करिए सिर्फ यहां से यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या? आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। पूरे सरकमफेरेंस का बस अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं, इसे मैं कह दूंगा आर्क ऑफ द सर्कल। अब इस आर्क ऑफ द सर्कल के अगर दोनों पॉइंट्स को मैं सेंटर से मिलाऊं एक एक करके, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? रेडियस। इसी तरह ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? रेडियस। तो ये जो शेप बन के मेरे पास आ रही है ना, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं अभी, इसे क्या देते हैं हम? सेक्टर। क्या कह देते हैं? सेक्टर। सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अब सपोज करिए मेरे पास एक सर्कल था और मैंने उसको चारों तरफ एक और सर्कल बना दिया है, तो इन दोनों सर्कल्स को मैं कहूंगा कंसेंट्रिक सर्कल। क्या कहूंगा? कंसेंट्रिक सर्कल। इन कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का ये जो एरिया है ना जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसे मैं क्या कहूंगा एक शब्द में? एन्यूलस। क्या कहूंगा? एन्यूलस, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब तक हमने देखा कि एक सर्कल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम कह देते हैं सेंटर। उस पॉइंट से उसकी बाउंड्री तक एक फिक्स डिस्टेंस होता है जिसे कहते हैं रेडियस। इस रेडियस का दोगुना कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? डायामीटर। कोई भी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है इंटरनली, उसे कह देते हैं हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब हम ये जानते हैं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर्कल के सरकमफेरेंस का एरिया बताओ, तो सरकमफेरेंस होता है 2πr। अगर मैं आपसे कह दूं सर्कल का एरिया बताओ तो आप बोल दोगे पाई आर स्क्वायर, या फिर डायमीटर के टर्म्स में पूछा जाए आपसे तो आप बोल दोगे π/4 d डायमीटर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब अगर आपको सर्कल के सेंटर पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट दे दी जाए ए और बी और बोला जाए कि ये सर्कल का रेडियस r है, तो बताओ इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है। सपोज करिए मैंने एक सर्कल पे कॉर्ड बनाई ए बी और सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड पर डाल दी जो इसको परपेंडिकुलरली क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड तक, इसको मैंने नापा तो ये d आ रहा है। अब अगर मुझसे पूछ लिया कि इस कॉर्ड की लेंथ बताओ, इस कॉर्ड की लेंथ बताओ, तो मेरे पास कितने तरीके हैं ये पता करने के। तो सबसे पहला L लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर रेडियस ऑफ द सर्कल माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो आ रहा है सेंटर पॉइंट से कॉर्ड तक, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। अब अगर मुझे मान लीजिए मुझे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड दिया हुआ है कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, तो आप लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकाल सकते हो बाय L इज इक्वल टू 2r साइन θ/2, या फिर आप यूज कर सकते हो दूसरा फॉर्मूला r अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस
थीटा। सो इस तरह से आप लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता कर सकते हो। अब आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, अगर किसी सर्कल के अंदर आप इक्वल डिस्टेंस पर जाकर सेंटर पॉइंट से दो कॉर्ड बनाओगे, आप इक्वल डिस्टेंस पर गए हो और दो कॉर्ड बना दी, तो ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल लेंथ की होगी, पहली बात। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई कॉर्ड बनाई है और अगर आप इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा। अब अगली बात, अगर आपने दो सर्कल बनाए हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ना, ये और ये, अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये परपेंडिकुलर होगा टू द लाइन विच विल जॉइन द सेंटर ऑफ द बोथ सर्कल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली बात, अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं और इन दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो इन दोनों सर्कल्स को आप बोल दोगे सिमिलर सर्कल्स, और एक दूसरे की प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इन दोनों को आपस में, इन दोनों के डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस जो है वो एकदम बराबर है, तो इन दोनों सर्कल्स को आप कह दोगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगली चीज जो आपको याद रखनी है कि टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल्स के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास सिर्फ एक सेमी सर्कल है तो उसके अंदर सबटेंड होने वाला जो मैक्सिमम एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, या आप ऐसे बोल लीजिए कि सेमी सर्कल के अंदर द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर सिंगल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट किसी सेम सर्कल पर डाले गए हैं तो ये दोनों टेंजेंट T1 और T2 आपस में आइडेंटिकल होंगे, यानी एक जैसे ही होंगे। आप सपोज करिए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो सेकंड्स अगर किसी सर्कल पर डाले गए हैं, पॉइंट A, B एंड Q एंड R, तो यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो? आप कर सकते हो सबसे पहले PB, सो PB इंटू PA, PA ये बराबर होगा PR, PR इंटू PQ। सो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन, अगर किसी सर्कल के अंदर आपको दो कॉर्ड्स दे दी गई हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज AB एंड PQ, एंड यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको अगर मैं नाम दे दूँ C, तो आप यूज कर सकते हो CA इंटू CB विल बी इक्वल टू CP इंटू CQ। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको दो कॉर्ड्स दी गई हैं जो कि इक्वल लेंथ की हैं, तो उनके द्वारा सबटेंड किया जाने वाला एंगल जो सेंटर पर होगा वह भी इक्वल होगा। If this is alpha then this will be also alpha if these two chords are equal। अगला केस जो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सर्कल पर दो आर्क आपको दे दी जाएं इक्वल लेंथ की दो आर्क हैं, तो ये दोनों ही आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेंगी वो भी इक्वल होगा। अगर आपके पास एक सर्कल है और बाहर एक पॉइंट था P, और इस पॉइंट से एक तो आपने सेकंड ड्रॉ किया इस सर्कल पर और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस सर्कल पर, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो? आप कर सकते हो PB इंटू PA विल बी इक्वल टू PC का स्क्वायर। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सपोज करिए आपको ऐसी कंडीशन दी गई है जहां पर दो सर्कल एक्सटर्नली आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उन दोनों के ऊपर दो टेंजेंट्स बना दिए गए हैं और उनके बीच में एक लाइन जो है उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रही है, और इन दोनों सर्कल्स का सेंटर से लेके उनके मीटिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यानी रेडियस जो है दोनों सर्कल्स का वो आपको दे रखा है R1 R2। तो इस केस में आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो? इन दोनों सर्कल्स के बीच का आपसे अगर डिस्टेंस पूछ लिया जाए, सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी R1 प्लस R2। अब सपोज करिए आपको कंडीशन दी गई है कि दो सर्कल इंटरनली आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस केस में पहले सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो R2 है। तो इस केस में अगर दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया जाए, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज करिए आपको एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक आर्क लेंथ दी गई है AB और बोल दिया गया है कि ये आर्क जो है सेंटर पर एक एंगल बनाती है और एक एंगल बनाती है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर। सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट बनता है वो है C और ये जो एंगल बन रहा है ये है X, और ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बन रहा है ये है Y। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि Y बताओ या A बताओ, तो यहाँ पर इक्वेशन जो यूज होगी वो होगी एंगल ACB यानी कि एंगल X जो है, एंगल X बराबर होता है हाफ ऑफ एंगल AOB यानी ये सेंटर पर बनने वाले एंगल के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर आपको दे दिया जाए कि इस सर्कल पर एक आर्क लेंथ दे दी है, सपोज करिए AB, और इसी आर्क लेंथ से एक एंगल बन रहा है एट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट पॉइंट C और एक एंगल बन रहा है एट पॉइंट D। तो सेम आर्क लेंथ से बनने वाले अलग अलग एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल ADB, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सपोज करिए आपको एक सर्कल दिया गया है और यहाँ पर आपने एक कॉर्ड बना दी है। इस कॉर्ड के ऊपर ये जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सर्कल दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, और इस कॉर्ड के नीचे जो ये छोटा हिस्सा दिख रहा है इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में कोई भी एंगल अगर आप एट द सर्कमफेरेंस किसी पॉइंट को लेकर बनाओगे तो वो हमेशा एक्यूट बनेगा। क्या बनेगा? एक्यूट बनेगा, 90 डिग्री से छोटा बनेगा। और माइनर सेगमेंट के अंदर अगर आप किसी पॉइंट को सर्कमफेरेंस पे लेकर एंगल बनाते हो तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा, ऑब्ट्यूज यानी 90 डिग्री से बड़ा।
अब सपोज करिए आपको दो सर्कल्स दिए गए हैं, सर्कल 1 सर्कल 2, और इन दोनों के ऊपर आपको एक टेंजेंट दिख रहा होगा, ये वाला जो दोनों ही सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। तो इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपको बतानी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो लेंथ ऑफ द, तो इस तरह के टेंजेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फॉर द बोथ सर्कल्स। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए पहले सर्कल का रेडियस r1, दूसरे सर्कल का रेडियस r2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए आपको, बीच का डिस्टेंस सपोज करिए d। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स इसका स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। सो यहां से आपको मिल जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यानी AB। अब सपोज करिए इस तरह का केस आ जाता है कि आपके पास दो सर्कल है, सर्कल 1 सर्कल 2, और एक टेंजेंट है जो इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सली जा रही है। तो इस टेंजेंट की जो लेंथ होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसे कहेंगे हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसकी लेंथ पता करने के लिए अगेन आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल 1, रेडियस ऑफ द सर्कल 2, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसको बोल देते हैं d। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपको मिल जाएगी बाय अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये करने पर आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ मिल जाएगी, यानी कि पॉइंट ए टू बी की लेंथ मिल जाएगी। अब सपोज करिए आपको एक सर्कल दिया गया था, आपको एक टेंजेंट दिया गया और आपको एक सेगमेंट दिया गया। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। यह थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये एंगल सपोज करिए y है, अगर ये एंगल y है तो इसके अपोजिट जो अंदर सेगमेंट पर एंगल बनेगा वह भी y ही होगा, या फिर अगर ये एंगल x है तो इसके अपोजिट सेगमेंट पर सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, x ही होगा। तो ये कहती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो कि सर्कल के अंदर है और उसके सारे वर्टाइसेस जो हैं वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पर टच कर रहे हैं, तो ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वह 180 होता है। अपोजिट एंगल्स को अगर आप जोड़ोगे तो 180 बन के आएगा और चारों उसके जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करेंगे। ऐसे फिगर को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। तो ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मुझे साइड्स दी हुई हैं, सपोज करिए फिगर है ABCD और साइड्स दी हुई हैं ABCD, तो इस तरह के केस में आप कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो, अगर मैं इनका डायगोनल बना दूं BD एंड CA और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, तो आप यूज कर सकते हो अपोजिट साइड्स का आपको प्रोडक्ट करना है, अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट करना है, यानी AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD, और यह बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स के, यानी कि BD इंटू AC के। सो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो फर्स्ट। सेकंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के बताओ, एरिया ऑफ द ABCD फिगर निकाल के बताओ, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो, पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D एंड डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आपने हेरोन्स फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए पढ़ा होगा, तो वही आप यहां भी यूज कर सकते हो। सो एरिया ऑफ द ABCD विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर माइनस A मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर माइनस B मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर माइनस C एंड मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर माइनस D। सो ये करने से आपको एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकलकर आ जाएगा। अब सपोज करिए सर्कल के अंदर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें से कोई एक साइड जो है वो एक्सटेंड करवा दी गई है और यहां पर आपको एंगल दे दिया है y डिग्री, और इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि अगर ये एंगल y है तो इसके अपोजिट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल होगा ना वह भी y डिग्री ही होगा। अगर ये y है तो ये y डिग्री होगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज, अगर किसी सर्कल में आपको एक कॉर्ड दे दी है तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, एक सेगमेंट दिखेगा। अगर आपसे बोल दिया कि सेगमेंट का एरिया बताओ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पता करिए एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको थीटा पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको करना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अब इस सेक्टर के एरिया में से अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, इस सेगमेंट का एरिया। तो यही हम करते हैं इस केस में। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूं मैं, मेरे पास ये दोनों साइड्स का मेजरमेंट है जो कि रेडियस है r है, मेरे पास सेंट्रल एंगल थीटा है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैं क्या यूज कर सकता हूं, सो हाफ AB यानी कि r इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। सो इससे मुझे इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया। अब सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास से सेगमेंट का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो ये थी कुछ ट्रिक्स सर्कल्स पर बेस्ड। आई होप आपको ये यूजफुल लगी हो एंड आपके ये काम आएंगी एंड एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। सो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।